मित्रों, लिखावट की ओर से आज साहित्यिक पत्रकारिता का ये 13वां अंक है, जिसमें हम लोग इस बार जैसा कि मित्र जुड़े हैं, पहल, जनपथ और पाठ पर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल हमने देखा कि कविता, कहानी और परिचर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो हमारे संपादक मित्र हैं, जो बहुत ही कठिनाई और जटिलताओं का सामना करते हुए साहित्यिक पत्रिकाएं निकालते हैं, उन पर चर्चा बहुत कम होती है। तो इसी को ध्यान में रख के हमने लिखावट की ओर से एक प्रोग्राम बनाया और उसका नाम दिया साहित्यिक पत्रकारिता। वैसे तो इसे लघु पत्रकारिता कहना चाहिए, लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता कहने से कुछ और पत्रिकाएं भी शामिल हो जाती हैं जो इंक्लूसिव चीज़ों को लेकर चलती हैं। कौशल किशोर जी लखनऊ से जुड़े हैं, जितेंद्र कुमार जी आरा से, मैं दिल्ली में हूँ। तो हम बता और देंगे। पाठ पत्रिका पर बोलने के लिए कौशल जी कौन आए हैं? विजय गुप्त जी हैं, विजय कुमार गुप्त जी हैं। विजय कुमार गुप्त जी हैं। तो हम इसमें सारे वक्ताओं से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी अपनी पत्रिकाओं के इतिहास में और उनके विशेष संपादकीय कार्यों के बारे में भी उल्लेख करेंगे और इन पत्रिकाओं के समकालीन कंट्रीब्यूशंस पर भी बात करेंगे। पहल पत्रिका बंद हो चुकी है, लेकिन पहल का एक लंबा इतिहास है, एक लंबी परंपरा पहल ने बनाई है और उसके बंद हो जाने के बाद भी हमें ये जरूरी लगा कि पहल पर चर्चा होनी चाहिए। तो कौशल किशोर जी पहल पर बात करेंगे। तो हम लोग 10 से 15 मिनट टाइम लें और बात करें। तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए इस परिचर्चा की शुरुआत जितेंद्र कुमार जी से कर। जी नमस्कार मिथिलेश जी। हाँ नमस्कार। 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 हाँ कौशल किशोर जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी सब मित्रों को तो नमस्ते। मैं जितेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो जनपथ पर अपनी बात। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी नमस्ते 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 जी नमस्ते नमस्ते। तो आज की परिचर्चा की शुरुआत जितेंद्र कुमार से हम लोग कर रहे हैं और ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग के बाद ये अस्थायी रूप से YouTube पर रहेगा। तो जितेंद्र कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं और अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। इधर का जितेंद्र कुमार जी। जी जनपद की ओर से आप सभी मित्रों को अभिवादन और इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर देकर के आपने एक अवसर दिया है। इसके प्रति मिथिलेश जी, कौशल किशोर जी और साथियों के प्रति आभारी हूँ। ये मैं जनपद के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जनपद के संपादन सहयोग में। और जैसा कि अभी मिथिलेश जी बता रहे थे कि जो वर्तमान हमारे अंक हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बातें रखी जाएं, तो ये अच्छी भी बात है।
हम लोगों ने पिछले दिनों महात्मा गांधी पर भी एक अंक केंद्रित किया 2020 में, और उसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु पर एक विशेषांक केंद्रित किया, और उसके बाद हमारे 2 सामान्य अंक आए हैं, और इन सामान्य अंकों की चर्चा मैं करूंगा। ये कहना है कि हमारा साहित्य का संसार, हम मानते हैं कि कोई स्वायत्त संसार हम इसे नहीं मानते। हम जनता के प्रति अपने को प्रतिश्रुत मानते हैं, और साहित्य संस्कृति का एक गत्यात्मक घटक है। और आज के दौर में इसे, जिस दौर को हम आधुनिक दौर के तौर पर पहचान करते हैं, जो देश के सामने समस्याएं हैं, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, वो साहित्य के सामने भी चुनौतियां हैं। साहित्यिक पत्रकारिता को किस नजरिए से देखते हैं? यह है कि साहित्यिक पत्रकारिता का कार्यभार क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें समझते हैं कि हम समाज और साहित्य से निरपेक्ष नहीं रह सकते। हमारी एक सापेक्षता है। आजादी के बाद नए भारत के निर्माण के लिए जनता का एक स्वप्न था। उन स्वप्नों से भारतीय लेखक भी जुड़े हुए थे, और उसमें फिर मोहभंग की जैसे ही स्थिति आई, तो हमेशा जो प्रगतिशील साहित्य है, जो जनवादी साहित्य है, जो समकालीन साहित्य है, वो भारत के लोगों के सपनों के साथ जुड़ा रहा, और इस तरह की कहानियों के लिए, कविताओं के लिए जो सृजनात्मक थी, जो उसमें अगर जनता अवसाद की ओर जा रही है तो उसमें कुछ इस तरह की संवेदना उन्नत करने का प्रयास किया कि नहीं, वो अवसाद में नहीं जाएं और जनतंत्र के प्रति वो सचेत हों। आज मैं इस संदर्भ में कहूँगा कि आज हमने महात्मा गांधी को क्यों याद किया, और महात्मा गांधी के संघर्षों को क्यों याद किया, और उस पर केंद्रित जनपद के जो अंक निकले, उसका हमारा उद्देश्य था पूरे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की जो सकारात्मक भूमिका थी। कई जगह हमारे मतभेद थे, लेकिन जहां महात्मा गांधी के जो सकारात्मक पक्ष थे, जनवादी ये जनतांत्रिक आंदोलन में, स्वतंत्रता संघर्ष में, उनको स्मरण करने की आवश्यकता आ पड़ी। इसलिए महात्मा गांधी पर केंद्रित जनपद का अंक हमने केंद्रित किया। उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद ही आया कि फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी है, और इस जन्म शताब्दी वर्ष पर फणीश्वरनाथ रेणु को याद करते हुए उनके समस्त साहित्यिक अवदान को, सांस्कृतिक अवदान को याद करें, और देखें कि वो किस तरह के भारत का स्वप्न देखते थे, और हमारी नई पीढ़ी को रेणु को जानना चाहिए, उनके साहित्यिक अवदानों को, उनके सांस्कृतिक अवदानों को जानना चाहिए। हम ये मान करके चलते हैं कि आज जो वैश्वीकरण के युग में जो सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, इसमें कुछ ऐसी पिछले 3 दशकों से, खास करके जब से हमारा जनपथ आरंभ हुई है 1990 से, तब से ही नव उदारवादी दौर है, एक नव उपनिवेशन का दौर है। वो उपनिवेशन एक आंतरिक उपनिवेशन है, और दुनिया जब एक ध्रुवीय हो गई तो वो तो बाहरी उपनिवेशन, साम्राज्यवादी उपनिवेशन है ही है, लेकिन अंदर में भी हम चाहते थे कि एक ऐसा जनतांत्रिक देश बने, ये देश जिसमें लिंग का भेद न हो, जिसमें सामंतवादी आचरण न हो, सामंतवाद का विनाश हो, जनतंत्र का विकास हो, और कई जो उपराष्ट्रीयताएं हैं, जो दलित विमर्श है या स्त्री विमर्श है, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा मिले, वो भी हमारे सामने आए। ठीक इसके उलट देखा कि कुछ सामाजिक शक्तियां, कुछ राजनीतिक
अराजकतांत्रिक शक्तियां इस तरह से राष्ट्रीय फलक पर उभरी, जो बात कुछ दूसरी बोलती हैं, लेकिन धर्मांधता को वो आगे बढ़ावा दे रही हैं और उसको कहें कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं उसको पोलराइज कर रही हैं। और इस तरह से कुछ विशेष सांप्रदायिक जो समुदाय हैं वो चाहते हैं कि वो 2 नंबर के नागरिक बन जाएं। तो ये सब जो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो कि संविधान सम्मत है, उस पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उस आक्रमण के खिलाफ हम एक ऐसा मंच दें, साहित्यिक मंच, साहित्यिक पत्रकारिता का मंच, जो कि धर्मांधता के खिलाफ हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ हो और जातिवाद के खिलाफ हो और दलितों को, उपेक्षितों को, वंचितों को हम मंच दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप देखेंगे कि मैं इधर 2 जो हमारे संपादक हैं अनंत कुमार सिंह, उन्होंने दोनों संपादकीय का, इधर जो हमारा 2 त्रैमासिक अंक आए उसमें संपादकीय का स्तंभ है पहली हराई, उसमें दुनिया के लिए बेहतरी का पैगाम ये दिया है उन्होंने, दुनिया के लिए बेहतरी का पैगाम। ये देखिए जनवरी मार्च 2021 का अंक है और फिर इसके बाद का भी अंक है, ठीक उसका भी संपादकीय यही है और इसमें वो कोरोना काल से लेकर के और आर्थिक व्यक्तिगत परेशानियों, दुनिया के लिए बेहतरी का पैगाम, दोनों संपादकीय की एक ही हेडिंग है, एक ही शीर्षक है, लेकिन जो देश समाज के लिए वो चिंता व्यक्त करते हैं अनंत जी, हमारे संपादक जो अस्वस्थ हैं और ज़्यादातर गांव में रहते हैं, और हम 2 मित्र ओम प्रकाश मिश्र जी और मैं जितेंद्र कुमार, जो इसे संपादन सहयोग में लगातार लेखकों से संपर्क करते हैं और रचनाएं मांगते हैं। उसमें उनकी पहली ही पंक्ति आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि देश, समाज और मानवता के प्रति समर्पित व्यक्तियों को की कमी हर क्षेत्र में हुई है। ये हमारे संपादकीय की पहली पंक्ति है और इसमें वो जो राजनीति में अपराधीकरण हुआ है उसके, ऐसा लगेगा कि संपादकीय जब आप पढ़ेंगे तो एक साहित्येतर दुनिया की भी चर्चा करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं हमारे सामने साहित्यिक पत्रकारिता के दौर में, और उन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए वो अपनी दृष्टि को सामने रखते हैं कि हम कैसी साहित्यिक पत्रकारिता चाहते हैं और अपने पत्रिका के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो और अगला अंक, बल्कि अगले अंक के बारे में भी मैं 2 मिनट बोलने की अनुमति चाहूँगा कि हमने जुलाई से लेकर के दिसंबर का अंक कोरोना काल पर केंद्रित किया है और कोरोना काल के अंदर हमने कई लेखकों से, जिसमें कि हमारे कौशल किशोर जी से लेकर के शैलेंद्र राकेश तक और कई कवियों से हमने कहा कि कोरोना काल में जो आपके अनुभव हैं उसके इर्द गिर्द आपके पास कविताएं हों, लेख हों, आपकी अनुभूतियां हों और संरचनात्मक जो कमी है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हमें आप लेख भेजें, कहानियां भेजें, कविताएं भेजें। और वो अंक पूरी तैयारी में है। मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर हम लोग उसकी सूची बना लेंगे और बना करके और उसको ये जुलाई से दिसंबर अंक कोरोना काल पर केंद्रित करके जो हमारा साहित्यिक दायित्व है, जो हमारा सांस्कृतिक दायित्व है कि किस तरह से सत्ता ने एक भ्रम फैलाया, लेकिन जो संरचनात्मक कमियां हैं, इवन जो कहें कि मानवीय संवेदना की कमी जो दिखाई दी और उसमें जो राजनीति ज़्यादा किया गया और समाज का ध्यान कम किया गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े लेखक आप जानते ही हैं, सबका नाम यहाँ गिनाने की आवश्यकता नहीं, इतनी बड़ी क्षति हुई कि इस क्षति को देखते हुए हम लोगों ने कोरोना काल पर अपने इस जनपद के अंक को
केंद्रित किया है। हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं इस साहित्यिक पत्रकारिता में, लेकिन हमारी टीम सजग है और लगभग 750-800 प्रतियों का हम छपवाते हैं। और स्थानीय स्तर पर भी पिछली बैठक में मुझे याद है मिथिलेश जी ने ये प्रश्न उठाया था और ध्यान दिलाया था कि स्थानीय स्तर पर आपका प्रचार प्रसार कैसा है। तो मैं ये कहूँ स्थानीय स्तर पर भी 50 से 75 प्रतियां इस छोटे शहर में से जोड़ करके हम लोग रखते हैं और रखे हैं, और उसके वितरण की अच्छी व्यवस्था है। और उसके लिए हम लोग खुद ही, हमारी टीम अपनी सब एड्रेस से लेकर के सारी चीज़ें लिखना साटना, डाकघर जाना, वो सब बातें होती हैं। तो ये जो हमारी शब्दों की दुनिया है, इस दुनिया को, इस साहित्यिक पत्रकारिता को हम एक प्रतिबद्ध है साहित्यकार के बतौर लेते हैं और समझते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता समाज के साथ है और हम एक सांप्रदायिकता विहीन, जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज, ये नए भारत के निर्माण के लिए हमारा हस्तक्षेप आवश्यक है। और इसके इर्द गिर्द जो कहानियां हैं, बात हैं, एक दो कहानियों की चर्चा मैं करूंगा वर्तमान अंक में। आप देखेंगे कि हमने शामिल किया है एक कुछ कहानियों को। वो कथांगन है, वो कथांगन में एक सिराज खां बातिश की कहानी है, सहनी केवट की आत्मकथा। तो ये सांप्रदायिकता के विरोध में है और सांप्रदायिक सद्भाव की कहानी है। और प्रवासी के पिता, आप देखेंगे कि समाज में एक राजनारायण बोहरे की कहानी है ये, और कुसुम भट्ट की कहानी है सफर खूबसूरत हो। और ये काव्यांगन में हमने एम कमालुद्दीन अहमद जो असम से हैं उनकी है, नरेश अग्रवाल की कविताएं हैं, अमित मनोज की, धनंजय गुडाकेश की और पंकज मिश्र की। तो इन लोगों की कविताओं को, जो कि हमारी योजना के अनुसार, हमारे सपने के अनुसार हैं, उनको हम देते हैं। और साथ साथ इस तरह का भी कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का क्या भविष्य है। तो ऐसी विदुषी महिलाएं या विद्वान लोग जो हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, अच्छे लेखक हैं, तो उनके लेखों को भी हम अपने इस जनपद में सम्मिलित करते हैं। और कहीं ऐसे अपने दोनों तरफ से, बिहार और बिहार से बाहर, आप जानते हैं कि उषा किरण खान साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित हैं। हम बिहार के स्तर पर या बाहर के स्तर पर उनको भी महत्व देते हैं। उनके सृजन के जो सरोकार हैं, उन पर एक लेख हमने आमंत्रित किया और उसको शामिल किया है। और इस तरह से एक छवि गिरे सिनेमा पर भी, कि हिंदी को लेकर के, कि हिंदी के प्रचार में सिनेमा की भूमिका किया है। तो एक स्तंभ में हम किसी न किसी छवि गृह स्तंभ के अंतर्गत किसी लेखक को सम्मिलित करते हैं। हालांकि हम हिंदी को ऐसा नहीं मानते कि हिंदी एक साम्राज्यवाद की भाषा बन जाए और भारत जो विविधता का देश है, कई भाषा भाषी रहते हैं, उन पर ये लादी जाए। हम इस विचार के नहीं हैं। इसके बाद भी हिंदी के प्रचार में जो सिनेमा की भूमिका है, इससे हम अपने पाठकों को अवगत कराते हैं, उनकी रुचि का ध्यान रखते हैं कि बहुत से हमारे पाठक हैं वो जानना चाहते हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि जो हमारे पास लेखा जोखा, आलोचना का और जो नई किताबें आती हैं, उन पर हम प्रबुद्ध पाठकों, समीक्षकों, आलोचकों से लेख मांग करके और उन किताबों के बारे में भी एक समीक्षाएं, आलोचनाएं प्रकाशित करते हैं। और बार बार एक चीज़ ये कहूँगा कि जैसे पिछली बार विजेंद्र जी नहीं रहे, दुखद है कि मैंने बातचीत की थी अप्रैल जून अंक के लिए कि आप सर एक अपनी पेंटिंग दे दें,
और पेंटिंग के लिए उन्होंने सहमति दी हंसते हुए कि आपको मेरी सहमति की क्या आवश्यकता है, आप सूचना दे देंगे। और उस दिन वो अपने फ्लैट का नंबर भूल रहे थे, वो 220 बता रहे थे कि गुरुग्राम में, और 240 कोई और स्वर उभर रहा था। तो किसी न किसी प्रतिष्ठित पेंटर को भी चित्रकार के चित्र का आवरण चित्र देते हैं। मैं अभी चित्र में देख रहा हूं कि सिद्धेश्वर जी भी सुन रहे हैं, और सिद्धेश्वर जी का भी चित्र हमने जनवरी मार्च 2021 के अंक में लगाया। और ये पथिक जी, अंदर से भी सजावट इसकी इस तरह से प्रस्तुति रहती है कि एक साहित्यिक पत्रकारिता है तो उसको उस तरह से प्रस्तुत किया जाए। और हमने कुछ लोगों को जैसे संपादन सहयोग में रखा है, ये कैसे निकालते हैं। हमारे दो प्रोफेसर मित्र हैं, एक तो रिटायर हैं, डॉक्टर जवाहर पांडे, डॉक्टर दिवाकर पांडे, और एक मैं हूं संपादन सहयोग में। और हमारे दो अच्छे कवि मित्र हैं, ओम प्रकाश मिश्र और सुनील श्रीवास्तव, ये लोग सह संपादन में हैं। विशेष सहयोग में भी हमने ऐसा रखा है, पटना में अरुण नारायण को रखा है, हमारे बुजुर्ग जगदीश नलिन जी बहुत अच्छे अनुवादक और कवि हैं, शेषनाथ पांडे पत्रकार और सिनेमा पर अच्छी जानकारी रखते हैं, रविशंकर सिंह अच्छे कवि हैं, आशुतोष कुमार पांडे हैं। एक इस नए तकनीक, उच्च तकनीक के युग में एक हमें सुविधा हुई है। लाख कठिनाइयां हैं हमारी पत्रिका को निकालने में कि हम अपने छोटे से कस्बाई शहर आरा में ही शैलेश कुमार दुबे के यहाँ इसकी तैयारी करा लेते हैं, उसका शब्दांकन वे कर देते हैं और पूरे ये के साथ हम अजय कुमार जी को भेज देते हैं, वहाँ से ये पत्रिका छप जाती है। एक और हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति है, हमारे संपादक अनंत कुमार सिंह के छोटे पुत्र विकास कुमार जी, जो व्यवस्थापकीय सहयोग के तौर पर इसमें छपते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, पत्रकार हैं, उनका सहयोग मिल जाता है और उससे यहाँ आ जाता है वितरण व्यवस्था में, ये हमारी सुविधा होती है। तो ये जनपथ हम निश्चित रूप से बहुत कठिनाइयों के बीच चला रहे हैं, लेकिन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी और कहिए श्रमदान के तौर पर इसे निकालते हैं। और आप मित्रों की बातों से सुन करके भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपके सामने आपकी जो कठिनाइयां हैं वो जब आप शेयर करते हैं तो मैं भी सुनता हूं और अपने पर लागू करता हूं कि कैसे हम लोग इसमें और सुधार ला सकते हैं। अब जैसे पहल का मैं नियमित ग्राहक था और वो पहल पत्रिका बंद हो गई। देवांशु पाल जी से बीच में पाठ के लिए बात होती है, पाठ भी प्राप्त होता के अंक मिलते हैं। तो आप सबों की बात सुनते हुए भी हम देखते हैं कि आप किस कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं और जिस विचारधारा के साथ आप हैं उसके साथ हम लोग भी हैं। तो जरूर एक दूसरे की कठिनाइयों को और क्या बाधाएं हैं, अड़चने हैं, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उन परिस्थितियों को सुनते जानते हैं और जनपद के साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि आगे भी हम लोग जनपद के साथ ये काम करेंगे और इस तरह से हमारी पत्रिका पूरी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के साथ निकलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, कौशल किशोर जी, देवांशु पाल जी, विनोद तिवारी जी, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जितेंद्र जी। जितेंद्र जी ने लघु पत्रिका की एक विस्तृत रूप से जानकारी दी हमें, उसके दायित्वों को लेकर के, भाषा, संस्कृति, समाज, वैचारिकता, और सचमुच इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है और उस काम को हमारी पत्रिकाएं निरंतर कर रही हैं। सारी कठिनाइयों को
से जूझते हुए मैं जितेंद्र कुमार जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पाठ पत्रिका, हमारे इसके पहले भी कार्यक्रम में पाठ पत्रिका पर चर्चा हुई है। उसके बाद, उस कार्यक्रम के बाद पाठ के कई अंक आ चुके हैं। तो मैं विजय गुप्त जी से आग्रह करूंगा कि वो पाठ पत्रकारिता की प्रासंगिकता, ज़रूरत, उसमें उसके प्रकाशन में आने वाली समस्याएं पर बात रखें। विजय गुप्त जी। लिखावट साहित्य और विचार संस्था की ओर से आयोजित साहित्य पत्रकारिता अंक 13 में साहित्यिक पर्चा के मार्केट श्री श्रीवास्तव साहब पहल पक्षधर जनपद पत्रिकाओं के प्रतिनिधि, संपादक व दर्शक व श्रोता व संपादक, मैं प्रबंध संपादक विजय गुप्ता, सबको साधुवाद दो। बोला गया प्रकाशन कैसे हुआ शुरू में, तो मैं उसमें थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं प्रबंध संपादक विजय गुप्ता और संपादक श्री देवांशु पाजी, वो आज किसी ऑफिस के कार्य कारण से नहीं आ पाए थे। उसे इस वेबिनार में मुझे वर्चुअल मीटिंग में मुझे बोलने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। तो मैं ये पाठ के संबंध में बताना चाहूँगा कि हम लोग बिजली विभाग के कर्मी हैं और प्रारंभिक अवस्था में शुरू में जब हम अपने विभाग में काम करते थे तो साहित्यिक रुचि, क्योंकि बुद्धिजीवी थे, साहित्यिक रुचि पैदा हुई, तो हम विभाग से एक पत्रिका निकालते थे, समावेश। वो समावेश का हम 12 अंक निकाले। हमने देखा कि उसमें लोग उतना रुचि नहीं लेते थे और पढ़ते नहीं थे उसको, तो विचार आया कि क्यों न एक तो क्षेत्रीय स्तर की एक पत्रिका निकाली जाए। अतः हमने पाठ पत्रिका प्रकाशन करने का निश्चय किया। ऐसा नहीं कि उस समय लघु पत्रिकाएं नहीं निकल रही थी, बहुत सी पत्रिकाएं निकल रही थी, लेकिन उनमें वो आवश्यकताएं जो साहित्य की रुचियां थी, जो लेख थे, वो नहीं मिल पाते थे लोगों को। हमने स्वाभाविक रूप से लोगों की जिज्ञासा थी कि एक पत्रिका बिलासपुर से निकाली जाए, तो हमने उसका पत्रिका को निकालना शुरू किया। हम लोगों के अधिकांश राय यह रहती थी कि जो साहित्य पत्रिकाएं के उद्देश्य पूर्ति हो नहीं पा रही थी, क्योंकि एक साहित्यिक पत्रिका का मौलिक दायित्व है कि वो अच्छे साहित्य को और उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों के सामने सम्मुख लाए। हमने प्रारंभ से ही त्रैमासिक पाठ के द्वारा साहित्य के इन उद्देश्यों को पूर्ति करने का प्रयास किया है। हमने न केवल स्थानीय अपितु राष्ट्रीय स्तर के स्थापित अनेक साहित्यकारों की रचनाओं को हमने पाठकों तक पहुंचाया, और यही एक कारण है जो हमारी पाठ पत्रिका है आज 17 वर्ष से अनवरत प्रकाशित हो रही है। और एक बड़ा पाठक वर्ग, जैसे बताया आप लोगों ने कि हम पाठ पत्रिका मिलती है और उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, ये हमारे बहुत गर्व की बात है कि पाठ जैसी पत्रिका आपको बीच पहुंच रही है और उसकी प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने छत्तीसगढ़ के साहित्य के आकाश में एक सूर्य की तरह चमकने वाले बाबू प्यारेलाल गुप्त, जो पाठ परिवार के प्रेरणा स्रोत स्वीकार किए गए, क्योंकि हम पाठ पत्रिका को विविधामी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे थे। ठीक उसी तरह बाबू प्यारेलाल गुप्त जी, जो विविध आयामों में अपने कलम चलाते हैं, आए थे, वो आयामी कला का कलमकार बाबू प्यारेलाल एक और इतिहासकार के रूप में प्राचीन छत्तीसगढ़, उनकी प्राचीन छत्तीसगढ़ किताब ये लिखी गई है, और बिलासपुर वैभव
फ्रांस की राजक्रांति, ग्रीस की राजक्रांति, व विष्णु महायाग रतनपुर में अनेक इतिहास के दिग्दर्शन होता है। वह हिंदी छत्तीसगढ़ कविता संग्रह में कविता कला प्रकट होता है। उनके अनेक उपन्यास, रचनाएं, नाटक, उनका उच्च कोटि का लेखन सिद्ध करती है कि वही पुरातत्व पारित है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी उन्होंने लिखी, जो कि उनकी उच्च कोटि चरित्र लेखन की एक प्रभावित करती है उनके लेखन का। ऐसे सर्वधन्यवान साहित्यकार को प्रेरक रूप में पाकर हम हमारी पत्रिका पाठ धन्यता अनुभव करती थी। यह संचित में हमारा पाठ प्रकाशन का एक तो इतिहास है। सन 2005 से आज 2021 तक हमने 17 वर्षों से अनवरत पाठ पत्रिका का प्रकाशन किया है, जिसमें समय, सोच और चिंता, सामाजिक चिंता के लेख, कविताएं और स्मृति से आदि लेखों का हमने अपना आमंत्रण किया, जिसमें वो देश प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकारों ने उसमें अपना सहयोग प्रदान किया, जो कि आप पढ़ते हैं। संक्षिप्त में पाठ जो संघर्ष है, अब सभी लोग, हम लोग जानते हैं आज की लघु पत्रिकाएं कितने आर्थिक रूप से संघर्षरत हैं। एक तो महंगाई है, ऊपर से पाठक साहित्य पढ़ने की रुचियां लोगों को कम हो गई हैं, तो बाजार खोजना बड़ा मुश्किल जाता है पत्रिकाएं कैसी चली करके। तो भी हम अपने लगन से पाठ पत्रिका को देश विदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। और जहाँ तक अभी तक जो लेख हम लोग प्रकाशित करते रहे हैं, उसमें समसामयिकी लेख और समसामयिकी लेख, कविताएं, स्मृति से आपने आपके संवाद, परिसंवाद, डायरिया आदि आप हम प्रस्तुत करते रहे हैं। जहाँ तक संपादन का सवाल है, चूँकि मैं प्रबंध संपादक हूँ, तो संपादन के संबंध में हमारे देवांशु पाल जी समय समय अपने सामयिक संपादन विचारों पे, सामयिक विषयों पर अपने विचार संपादकीय में लिखते रहे हैं, जो आप अवश्य पढ़ते होंगे। और इतना कहते ही मैं अपना बंद करता हूँ। धन्यवाद विजय गुप्त जी। एक बात आपने बहुत जोर देकर कही कि पाठ को एक क्षेत्रीयता देने की कोशिश हो रही है। और जितेंद्र कुमार जी ने भी ये बात कही कि वो जितनी भी अपनी पत्रिका के कापियाँ छापते हैं, उसमें से लगभग 7500 उसी शहर में बेचने या वितरित करने की कोशिश होती है। एक बात तो है कि सभी पत्रिकाएं आर्थिक संकटों से गुजर रही हैं, लेकिन खूबी यह है कि देखिए, इन सारी संकटों और दिक्कतों के बावजूद आप लोग पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के योगदान पर इस तरह की परिचर्चाएं हों, और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये परिचर्चा हमेशा होती रहे, उन पत्रिकाओं पर भी जिनके लगातार अंक आ रहे हैं, और उन पत्रिकाओं पर भी जो अभी तक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई हैं। तो अब हमारे अगले वक्ता होंगे कौशल किशोर जी, जो पहल पत्रिका पर बात करेंगे। पहल का प्रकाशन बंद तो हो गया है, लेकिन उसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। बंद होना एक अलग बात है, और पत्रिका के निकलते रहने और उसके सामाजिक दायित्व, वैचारिक दायित्व को हमें लगातार
बहस में रखना ही होगा, उससे और पत्रिकाओं को भी रास्ते मिलते हैं। तो मैं लखनऊ से जुड़े कौशल किशोर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। कौशल किशोर जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। और आज स्वागत है कौशल किशोर जी। जितेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। और आज इस मंच पर, लिखावट के मंच पर, पाठ के प्रबंध संपादक विजय गुप्त जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, सिरसा से गुरबख्श सिंह मोगा जी हैं, और आरा से ओम प्रकाश मिश्र जी दिख रहे हैं। हमारे दौर के महत्वपूर्ण गजलकार कवि डॉक्टर DM मिश्र भी हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अभी जनपद और पाठ पर बात हुई, और यह बात साफ निकल कर के आ रही है कि लघु पत्रिकाएं, शुरू में मिथिलेश जी ने साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में उसे लघु पत्रिका के रूप में चिन्हित किया, तो मुझे लगता है कि लघु पत्रिकाएं कठिनाइयों के बीच ही रास्ता निकालती हैं। लघु पत्रिकाएं कहीं ना कहीं एक सरोकार है, जुनून है, ईमानदारी है, और कुछ करना है। साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में तभी ये पत्रिकाएं निकलती हैं, चलती हैं और जिंदा भी रहती हैं। और बंद होकर भी ये बंद नहीं होती। जैसे आप देखिए, हंस बंद होने के बाद भी हंस बंद नहीं हुई, फिर से कृति और विजयन जी के बाद अमीर चंद राय, और फिर कृति और निकलने जा रही है। उसी तरह से सरस्वती फिर से शुरू हो चुकी। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पहल जो बंद हुई है, अंक आखिरी अंक जो 125वां अंक है वो आया है, वो फिर शुरू पहल, क्योंकि पहल पहले भी जब इसका 90 का अंक आ रहा था, 90वां अंक आ रहा था, तब भी पहल के सामने संकट था। और ज्ञान रंजन जी की यही योजना थी शुरू से ही कि इसके 100 अंक हम पूरा करके ही इसे बंद करें, और उन्होंने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन पहल बंद नहीं हुई, फिर से उन्हें शुरू करना। तो खैर, अभी जो 125वां अंक है पहल का, ये उनकी तरफ से यह आखिरी अंक है। मित्रों, पहल की चर्चा जब करते हैं तो हमारे सामने लघु पत्रिकाओं के पूरे आंदोलन, साहित्य के आंदोलन का पूरा परिप्रेक्ष्य हमारे सामने होता है। पहल कोई आज की पत्रिका नहीं, पहल की शुरुआत 1973 में हुई। यह वो दौर है, जरा दौर को भी देखना चाहिए। यह दौर है जब लघु पत्रिकाएं एक बड़ी पत्रिकाओं के वर्चस्व के खिलाफ, सेठाकई पत्रिकाओं का जो पूरा एक वर्चस्व था साहित्य में, धर्मयुग हो, सारिका हो, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, और भी सब पत्रिकाएं जो बड़ी पत्रिकाएं हुआ करती थी, और नए लेखकों की 70 के आसपास नए लेखकों की बड़ी कतार हिंदी में, हिंदी क्षेत्र में आती है, उन्हें मंच की जरूरत होती है। यह दौर इसीलिए दौर को नवलेखन का दौर भी कहा जाता है। कैसी आवाज आ रही है? जी, तो इस नवलेखन के दौर में नए लेखकों को मंच चाहिए था, और
आप देखेंगे कि छोटे छोटे कस्बों से पत्रिकाएं निकलनी शुरू होती हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो और अन्य भी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी पत्रिकाओं का निकलना, दिल्ली, तमाम जगह से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन 70 के बाद जिस तरह से साहित्य के अंदर एक जनवादी धारा सबसे सबल धारा के रूप में प्रतिष्ठित होती है, तो उस धारा के साथ पत्रिकाओं का भी पुनरुद्धार माने रिवाइवल होता है। और वह दौर है जब हमारे समय के बड़े बड़े लेखक, बड़े आलोचक उन्होंने पत्रिकाओं की शुरुआत करते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त जैसे उपन्यासकार, कथाकार इलाहाबाद से समारंभ की शुरुआत करते हैं। मार्कंडे कथा की, विष्णुचंद्र शर्मा सर्वनाम की, आरा जिस शहर से जितेंद्र जी आते हैं वहां से डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी ने वाम की शुरुआत की। पटना से नंद किशोर नवल सिर्फ, कलकत्ता से श्रीहर्ष और विमल वर्मा सामयिक, स्वयं प्रकाश और मोहन श्रोत्री क्यों, कंचन कुमार आमुख, मतलब आप जितनी भी बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन्हें आप सैकड़ों की संख्या में ये पत्रिकाएं हैं। उन्हीं दिनों आरा से भी विचार, प्रगति, पटना से विनिमय और उन्हीं दिनों युवा लेखन मधुकर सिंह ने इस बार भी शुरू की। हाँ, मधुकर सिंह का इस बार। तो अनेक पत्रिकाएं, सैकड़ों की संख्या में इस तरह की पत्रिकाएं सामने आती हैं और वह एक वैचारिक साहित्य के अंदर एक वैचारिक आंदोलन खड़ी करती। युवा लेखन बलिया में उन दिनों था। बलिया में 1972 से मैंने युवा लेखन पत्रिका निकाली और वह वाम पक्षी, उसमें साफ घोषणा थी वाम पक्षी लेखन की पत्रिका, और जिसमें जो पहली कहानी युवा लेखन में छपी उन्हीं दिनों चारू मजूमदार की शहादत हुई थी और उन्हीं पर केंद्रित निरंजन बिहार के कथाकार हैं, लेखक, कवि थे, उनकी कहानी। तो 1973 के आसपास पहल की शुरुआत होती है। बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हुई, लेकिन पहल ने एक लंबी यात्रा की है। एक तरफ पहल ने जहां साहित्य के क्षेत्र को, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, तमाम अंक, कविता के अंक, मार्क्सवादी साहित्य के अंक, विदेशी साहित्य के बहुत सारे अंक, पुस्तिकाएं, उर्दू साहित्य पर विशेषांक पहल ने निकाला। मतलब अनेक अंक निकाले, विशेष अंक निकाले, जो आज भी हमारी धरोहर है। पहल के संदर्भ में इसके समानांतर अगर कोई पत्रिका थी उन दिनों, तो उत्तरार्ध जो सब्यसाची के संपादन में निकली, महेंद्र नेह ने और विजेंद्र कौशिक ने कोटा से इस पत्रिका की शुरुआत की थी। पहल और उत्तरार्ध घोषित रूप से किसी संगठन की पत्रिका नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप से इन्होंने साहित्य के आंदोलन को संगठित करने का काम किया। उत्तरार्ध ने तमाम नए लेखकों को अपने साथ जोड़ते हुए जनवादी लेखक संघ के लिए आधार भूमि तैयार की। उसी तरह से, क्योंकि 1973 में बांदा में जो सम्मेलन हुआ था लेखकों का, वही प्रगतिशील लेखक संघ के नए माने उसके पुनर्जीवन की नवनिर्माण का बीज पड़ चुका था, जो बाद में 1975 में गया में, पटना में सम्मेलन होता है
और प्रगतिशील लेखक संघ आजादी के बाद वो फिर से अस्तित्व में आता। तो उस संघ के पीछे ज्ञान रंजन पहल माने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने साहित्य के आंदोलन को, प्रगतिशील लेखक आंदोलन को संगठित करने का काम किया। जबलपुर में खुद अपनी पहल पर ज्ञान जी ने वहां प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। तो एक लंबी यात्रा पहल ने की है, जहां तमाम पत्रिकाएं, किसी के जैसे वाम के 3 अंक निकले, भैरव प्रसाद गुप्त के समारंभ के संभवतः जहां तक मुझे याद आता है 2 ही अंक निकले, पहला प्रारंभ दूसरा समारंभ, जहां तक मुझे याद आता है। कथा पत्रिका मार्कंडे के द्वारा जो निकाली गई वह बंद होने के बाद से फिर से शुरू हुई और आज कथा पत्रिका फिर से निकल रही है। दुर्गा सिंह जो युवा लेखक हैं, वे इलाहाबाद से, दुर्गा सिंह आज फिर कथा पत्रिका को निकाल रहे हैं। तो ये एक भूमिका है। और जब 100वां अंक पूरा होने के बाद, 90 अंक के बाद जब संकट आया पहल के साथ, तो तमाम लोग उनके साथ सामने आए, आगे आए। राजकुमार केसवानी की चर्चा मैं खास तौर से करूंगा, क्योंकि राजकुमार केसवानी एक अच्छे कवि और पत्रकार, जाने माने पत्रकार रहे हैं और उन्होंने पहल को समृद्ध करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। कभी भी वे सामने नहीं आते हैं। पहल के साथ जब भी चर्चा होती है तो हम ज्ञान जी की चर्चा करते हैं और ज्ञान जी को और पहल को एक दूसरे के पर्याय के रूप में हम देखते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी एक पूरी टीम है। और जब दूसरी बार पहल की शुरुआत होती है तो राजकुमार केसवानी जी ने इसे एक, कहिए, एक ऊंचाई भी दी। उन्होंने कई स्तंभ की शुरुआत की, जैसे व्यंग का एक स्तंभ राजेंद्र घोटकर जी के स्तंभ, उसी तरह से उर्दू रजिस्टर, माने हर अंक में उर्दू साहित्य से सामग्री उसके अंदर का आना। और हम लोगों के लिए इससे दुखद बात क्या होगी कि राजकुमार केसवानी जी इस कोरोना काल में संक्रमित हुए और हम लोगों का साथ उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं लिखावट की ओर से और अपनी और आप सभी लोगों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं कुछ उनकी पंक्तियां नए अंक में, जब अंतिम अंक है, नए अंक नहीं, अंतिम अंक में जो उन्होंने अपने लिखा है उसे मैं सुनाना जरूर चाहूंगा। वो कहते हैं, इसमें राजकुमार केसवानी जी का भी संपादकीय है। वो कहते हैं कि पहल ज्ञान रंजन की एक लंबी कहानी है, जिसके पात्र अनेकानेक कवि, लेखक, विचारक हैं। इनमें से अधिकांश ने अपने अपने कारनामों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस पहचान के साथ साथ पहल की पहचान भी जुड़ती और बढ़ती गई है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती। बहुत सही बात उन्होंने केसवानी जी ने कही है। मनुष्य का पुनर्जन्म का सिद्धांत अब तक मात्र एक विचार है, लेकिन कहानी के संदर्भ में यह एक स्थापित सत्य है। हर पुरानी कहानी नए संदर्भों में, नए देश काल में, नए नाम
और नए रंग रूप में जन्म लेती रहती है। किसी कुम्हार के घड़े की तरह मिट्टी वही, लेकिन टूटकर बिखर कर भी बन जाती है, कभी घड़ा, कभी कटोरा और कभी प्याला। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पहल एक आंदोलन है और जब भी जरूरत है तो आंदोलन रहेगा और वह पहल होती रहेगी। पहल अपने आप में एक पहल भी है और हम सब लोग, चाहे पाठ के हो, जनपद हो या और भी तमाम आज पत्रिकाएं, कहीं न कहीं उस काम को कर रही हैं, अंजाम दे रही हैं। राजकुमार केसवानी के बारे में अपने इस अंतिम संपादकी में ज्ञान जी कहते हैं कि राजकुमार का कलश भरा हुआ है और वह दुर्लभ है। इसको रचनावली में परिवर्तित करने के लिए स्वयं उन्हें कई जीवन लगेंगे, लेकिन उन्होंने पहल को गहरी प्राथमिकता के साथ अपना सर्वोत्तम दिया। जबकि वे एक पुरस्कृत पत्रकार हैं और उनका जीवन परिचय विरल है, राजसत्ता में गहरी पैठ के बावजूद उनकी स्वतंत्रता जानी मानी है। अभी भी वे पूरी तरह श्रमजीवी हैं। जब उन्हें पता चला कि हम पहल में सरकारी विज्ञापन नहीं लेंगे, तो वे उत्साह और खुशी के साथ हमारे अभिन्न हुए। पहल से जुड़ने के बाद उनकी जहाने रूमी, दास्ताने मुगले आजम, कशकोल जैसी कृतियां आईं और काम अभी जारी है। उन्होंने हमें विपथगामी होने से बार बार बचाया। तो ये राजकुमार केसवानी के बारे में उस समय कह रहे हैं जब आखिरी अंक और उस समय मिलकर के यह अंक निकाल रहे थे। क्या पता था कि राजकुमार केसवानी, जो अभी काफी यंग थे ज्ञान जी की तुलना में, उनकी अपेक्षा, और कोरोना से संक्रमित होंगे और चटपट हम सब लोगों का साथ वे छोड़ विदा हो जाएंगे, चल देंगे, कुछ कर लेंगे। तो इस अंक में काफी, जैसे हर अंक में महत्वपूर्ण सामग्री होती है, कविताएं, कहानियां, संस्मरण, वार्ता, बातचीत, कविता कथा। इसमें मंगलेश डबराल पर संस्मरण है, तो जितेंद्र भाटिया का जो स्तंभ है, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत, वह है। सत्यजीत रे का यह जन्म शताब्दी वर्ष रहा है, इस पर प्रमोद कुमार वर्णवाल की वह किताब जो उन्होंने सिनेमा और सिने कलाकारों पर जो पुस्तक लिखी है, उससे उन्होंने सत्यजीत रे के लिए जो उसमें लिखा गया वो अंश उनका लिया है। इसी तरह से बहुत, और मुझे खुशी, व्यक्तिगत खुशी इस बात की है कि इसमें 1983 में शमशेर बहादुर सिंह से लखनऊ में जो हम लोगों ने, उसमें मंगलेश डबराल, अजय सिंह, मोहन थपलियाल, अनिल सिन्हा, हम लोगों ने मिलकर के 2 दिन शमशेर जी से बातचीत की गई थी। उसमें प्रगतिशील आंदोलन, लेखक, संगठन, जो 40 के उस दौर की बात है, उस पर भी हम लोगों ने उनसे बात की थी। तो वह टुकड़ा, बहुत सारे सवालों पर हम लोगों ने शमशेर जी से बात की थी, लेकिन वह अंश, वह टुकड़ा जो प्रगतिशील आंदोलन से संबंधित था, क्योंकि शमशेर जी ऐसे रचनाकार रहे जो बंबई कम्यून में रहे, और इसलिए वो बताते भी हैं कि किस तरह उस दौर में लेखकों और साहित्यकारों ने, कवियों ने, नाटककारों ने अपने को डिक्लास और डिकास्ट किया था। जनयुग, वे लोग न्यू एज और जनयुग बंबई की सड़कों पर खड़े होकर के साहित्यकार बेचा करते थे, और शाम में किसी न किसी मजदूर बस्ती में उनके नाटक होते थे। रिहर्सल भी वे वहीं करते थे। बंबई कम्यून का एक जबरदस्त अनुभव उन्होंने सुनाया।
वह कैसा दौर था, उस पूरे दौर पर हम लोगों ने उनसे बातचीत की। वह बातचीत इस अंतिम पहल के इस आखिरी 125वें अंक में शामिल है। और ज्ञान जी उसके और भी हिस्से छापना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता और कहा कि इसका कहीं और भी उपयोग किया जाना चाहिए, ज्ञान जी का कहना था। तो यह पहल ने जो पहल ली वो सब हम लोगों की पहल है। मुझे लगता है एक आंदोलन की पहल है, और चुनौतियां, कठिनाइयां बड़ी है। हम क्रूर और बर्बर समय में हैं। स्वभाव जैसा जितेंद्र कुमार जी ने कहा, विजय गुप्त जी ने भी कहा कि रास्ता तो इसी में निकालना होगा। और एक जुनून, एक सरोकार, प्रतिबद्धता, सच्चाई और ईमानदारी, जबकि झूठ का पूरा साम्राज्य गढ़ा जा रहा है, ऐसे समय में यही हमारी पूंजी है। और हम यह आशा करते हैं कि आगे अन्य रूप से, जैसा कि केसवानी जी कहते हैं, राजकुमार केसवानी कहते हैं कि रूप बदल सकता है पहल। हम उम्मीद करते हैं कि वह पहल जारी रहेगी, वह हमारे आंदोलन की पहल है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और लिखावट को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद कौशल जी। अपने लघु पत्रिकाओं की एक पूरी पड़ताल की। सचमुच लघु पत्रिकाएं शब्दों की दुनिया हैं, और इस दुनिया का लगातार विस्तार होना चाहिए। आज हमने 3 पत्रिकाओं पर बात की। जनपथ, जिस पर जितेंद्र कुमार जी ने विस्तार से हमें बताया। पाठ, जिस पर बात करने के लिए विजय गुप्त जी हमारे साथ आए। और पहल पत्रिका पर कौशल किशोर जी ने बात की। इन तीनों पत्रिकाओं पर जो बातें हुई हैं श्रोताओं और पाठकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन पत्रिकाओं को सिर्फ इन्हीं तीनों पत्रिकाओं के लिए नहीं, तमाम जो लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं उनके सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनको कैसे, उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इस पर बातें हो रही हैं, लेकिन कोई रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दिया है। कौशल किशोर जी ठीक ही कह रहे थे कि इन्हीं पहल से वो रास्ता भी निकलेगा, लेकिन एक गंभीरता से इस पर हमें विचार करना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, उस तंत्र का, उस लोकतांत्रिक तंत्र का क्या स्वरूप हो सकता है कि इन पत्रिकाओं के सामने जो आर्थिक संकट हैं वो दूर हो। इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, हमें करना चाहिए। तो आगे के अंकों में जब हम साहित्यिक पत्रिकाओं पर कार्यक्रम करेंगे तो उसमें एक ये बिंदु भी रहना चाहिए कि आखिर हम कैसे इस आर्थिक चुनौती का सामना करें, कैसे हम पत्रिकाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। तो मैं आज के वक्ताओं जितेंद्र कुमार जी, विजय गुप्त जी, कौशल किशोर जी, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरबख्श मोंगा जी का धन्यवाद करता हूँ। ओम प्रकाश मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग पूरे कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहे। और उन मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ जो जुड़े थे और किसी वजह से वो बीच में चले गए। तो फिर हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम में फिर हम लोग आगे मिलेंगे। और कोरोना ने हमें मौका दिया कि हम लोग भी ऑनलाइन हो जाएं। तो देखिए हम लोग ऑनलाइन हुए हैं, तो इसका एक फ़ायदा तो यही है कि हम आमने सामने मित्रों को देख रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं,
उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को नमस्कार जी करता हूँ नमस्कार। और कार्यक्रम का अंत करता हूँ। नमस्कार। उत्सव उत्सव